स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी विद शशि में। तो आज का ये जो वीडियो है आप ऊपर ही देख सकते हैं कि जो नेट हिंदी साहित्य का पेपर हुआ था दिसंबर 2021 में द्वितीय पाली में, उसी पेपर को प्रीवियस ईयर के रूप में हम देखेंगे। तो आपका समय नष्ट न करते हुए देखेंगे कि पेपर कैसा रहा, उसके सवालों का सही जवाब क्या है, उसका एनालिसिस भी करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जिंदगी नामा उपन्यास में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। ये बात सही है। जिंदगी नामा उपन्यास जो है, ठीक है, कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। इसके राइटर के नाम जान लेते हैं। ये कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है, कृष्णा सोबती, ठीक है। जिंदगी नामा उपन्यास, ठीक है। तो उसमें ना पंजाब के गाँव का वर्णन है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि महानगरवासी उच्च मध्यम वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों के जीवन और स्थितियों का चित्रण है। नहीं, ग्रामीण जीवन का वर्णन है, शहरों का वर्णन नहीं है। तीसरा कह रहा है कि परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। ये बात सच है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। नहीं, ये तो आपका बंटी में है, ठीक है, इसमें ये नहीं है। तो 1 और 3 सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से हमारा ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही क्रम लगाए, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं समय सरगर्म, तो ये 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगर हम मित्रों मरजानी की बात कर लेते हैं तो मित्रों मरजानी 1967 में प्रकाशित हुआ था, 1967 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद से ए लड़की जो है ना 1991 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद से एक सूरजमुखी अंधेरे में, तो सूरजमुखी अंधेरे में जो है ना 1972 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और देख लीजिएगा, जितना है समय सरगम, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, ये सभी उपन्यास हैं। लेकिन ए लड़की जो है ना वो लंबी कहानी है। हालांकि लंबी कहानी को भी कभी कभी उपन्यास की श्रेणी में रख देते हैं, लेकिन ए लड़की क्या है, लंबी कहानी है, ठीक है। ये क्या है, लंबी कहानी है, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखें तो इसका जब क्रम हम सजाएंगे तो सबसे पहले हमारा 1967 वाला आएगा, मित्रों मरजानी आएगा। तो ऑप्शन 2 सबसे पहले किस में है, तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है। 1967 के बाद से हमारा 1972 आएगा, यानी कि 2 के बाद से 4 आएगा और 2 के बाद से 4 इसमें है। तो हमारा सही जवाब डी हो जाएगा, जबकि ये नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से नंद दुलारी वाजपेयी के संबंध में सही है, ठीक है। यानी जो नंद दुलारी वाजपेयी हैं उनके बारे में क्या क्या सही है। तो पूरा ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। चारों ऑप्शंस क्या दिया गया है। पहला कह रहा है कि नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रसाद, पंत और निराला को छायावाद की बृहत तरई के रूप में प्रतिष्ठित किया। 2 कह रहा है कि नंद दुलारी वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगल परक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया। और तीसरा जो कह रहा है कि नंद दुलारी वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। चौथा कह रहा है कि नंद दुलारी वाजपेयी छायावादी के रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित हैं। तो इसका सही जवाब एक ये सही हो जाएगा कि नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रसाद, पंत और निराला को छायावाद की बृहत तरई के रूप में प्रतिष्ठित किया था। ये बात सच है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि नंद दुलारी वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगल आलोचना दृष्टि का समर्थन किया था। नहीं, समर्थन नहीं किया था। उसके बाद से नंद दुलारी वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। ये भी सही है, ठीक है। और 4 कह रहा है कि नंद दुलारी वाजपेयी छायावादी के रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित, नहीं यार, प्रभावित हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो 1 और 3, और 1 और 3 किस में दिया है, बी में दिया है। तो हमारा तीसरा का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम अगला चौथा नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं, ठीक है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके जो राइटर है ना वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके राइटर हैं, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके राइटर हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके पात्रों के बारे में, ठीक है। तो पात्र के बारे में अगर हम 2 तरह से बांट दें, ठीक है, एक बांट दें स्त्री पात्र और एक बांट दें पुरुष पात्र, ठीक है, पुरुष पात्र।
तो स्त्री पात्र में हम देख लेंगे, तो स्त्री पात्र में कौन कौन से? निपुणिका है, निपुणिका है, निपुणिका है, भटिनी है, भटठिनी, भटिनी है, ठीक है। उसके बाद से कौन कौन से हैं? सुचरिता है, सुचरिता है। उसके बाद से कौन है? महामाया है, महामाया है। अब बात कर लेते हैं पुरुष पात्र। तो पुरुष पात्र में बाणभट्ट स्वयं है, बाणभट्ट स्वयं है, ठीक है। उसके बाद से अघोर भैरव, एक इसमें का प्रमुख पात्र है अघोर भैरव, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, उपन्यास के पात्र हैं। तो इसमें देखते हैं सुचरिता है, उसके बाद से जैसे देख सकते हैं सुचरिता है, उसके बाद से चंद्रधती है, ठीक है। हाँ, तो एक चंद्रधती भी करके, राजकुमारी चंद्रधती जो है ना, वो बाणभट्ट की आत्मकथा में ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 1 और 2 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक चंद्रधती छूट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रधती लिख लेंगे, ठीक है। तो ये बाणभट्ट की आत्मकथा के प्रमुख पात्र हैं। तो 1 और 2 किस ऑप्शन में है? तो 1 और 2 ए में है। तो 4 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, अब हम बात कर लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। और 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम लगाएं, ठीक है। यानी उसका जो प्रकाशन वर्ष है ना, उसके हिसाब से, या उसको कब लिखा गया उसके हिसाब से इसका अनुक्रम लगाना है, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं रिपब्लिक की, तो रिपब्लिक सबको पता है अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा? अरस्तु के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और अरस्तु का जो समय था वह 384 ईसा पूर्व था, ठीक है। तो ये स्वाभाविक है कि सबसे पहले यही होगा। तो इस क्रम में देखेंगे ना, जैसे ऑप्शंस को देख लेंगे तो एक ही ऑप्शन में होगा जिसमें सबसे पहले होगा, तो इससे ही हमारा जवाब निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं, तो देखिए पहला ही में निकल गया, यानी 5वां का ये एक जो है ना पहले दिया है, क्योंकि नेट जो है ना वो ज़्यादा आपको उसको कोई भी सवाल को ज़्यादा भारी नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि जिसने भी बेसिक थोड़ा सा पढ़ा वो एक ही से पकड़ लो। अगर यही चाहता तो एक ऑप्शन 3-4 को मैं पहली बार दे देता तो आदमी फंस सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो इससे हमारा जवाब तो मिल गया, लेकिन हम क्या करेंगे, बाकी सबको भी देखेंगे, जिससे कि हमारा जो तैयारी है वो और बेहतर हो। क्या पता अगली बार कोई और सवाल आ जाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, उसके बाद से कह रहा है कि माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। इसका थोड़ा सा हम नहीं देख पाए हैं, खोजना पड़ेगा गूगल से, ठीक है। अब देखते हैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है ये 1929 में लिखा गया था, ये 1929 में लिखा गया था। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के जो राइटर है ना, आई ए रिचर्ड्स है। ये तो सिलेबस में ही दिया गया है, किताब में ही मिल जाता है ये, आई ए रिचर्ड्स, ठीक है। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं एशिएंट एंड मॉडर्न। तो ये जो है ना 1932 में लिखा गया था, और इसके राइटर कौन है? टी.एस. इलियट है। इसके राइटर कौन है? टी.एस. इलियट है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 4 वाला सबसे लास्ट में होना चाहिए, ये 3 नंबर पे होना चाहिए और 1 नंबर पे, तो ये क्रम सही है, ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शंस के हिसाब से जो हमारा 5वां है, ठीक है, उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। और 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं, कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनका क्या करना है? क्रम लगाना है, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे विश्रामपुर का संत, ये 1998 में प्रकाशित हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं मकान। तो मकान जो था ना 1976 में प्रकाशित हुआ था। सूनी घाटी का सूरज, तो सूनी घाटी का सूरज जो है ना 1957 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद से पहला पड़ाव, तो पहला पड़ाव जो है ना 1987 में प्रकाशित हुआ था। ये सब सिलेबस में ही मिल जा रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से अगर देखें श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में, तो सबसे पहले कौन था? सूनी घाटी का सूरज, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो देखते हैं 3 मात्र एक ही में है, तो इस तरह से हमारा 6वां का जवाब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ठीक है, इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है?
तो इन पंक्तियों में विशिष्टाद्वैतवाद है। ठीक है, अब हम 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य हैं। ठीक है, तो अगर हम 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं ताकि कुछ आइडिया लगे। पहला कह रहा है कि घनानंद ने वियोग व्यथा को सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। ये तो बात सही है। घनानंद पीर के प्रेम के पीर सॉरी जो मतलब हाँ प्रेम के पीर के कवि थे। इनके साथ बहुत गलत हो गया जिसके चलते ये बहुत बेचारे प्रेम के लिए और प्रेम के बारे में लिखते रहे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि घनानंद ने सिर्फ कविता और सवैयों की रचना की है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं कि घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय संसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। ये एकदम बिल्कुल सही है। उसके बाद से कह रहा है घनानंद की कविता अभिधामूलक है। नहीं, ये भी नहीं है। तो 1 और 3 सही जवाब है। अब देखते हैं 1 और 3 किस ऑप्शंस में है। तो अगर हम बात कर लेते हैं 8 नंबर के, तो बी में 1 और 3 मिल गया, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। अब 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। तो संस्कृति के अध्याय जो है ना, संस्कृति के अध्याय की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो उससे पहले थोड़ा सा ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस कह रहा है पहला राष्ट्रीय कवि के रूप में, दूसरा कह रहा है नवोत्थान कवि के रूप में, तीसरा कह रहा है भारतीय कवि के रूप में, चौथा कह रहा है सामासिक संस्कृति के कवि के रूप में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा बी, नवोत्थान कवि के रूप में। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो क्या करते हैं, दिनकर और रविन्द्रनाथ टैगोर का वर्णन किए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 10वां नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंपा द्वीप कहानी में आया है। चंपा द्वीप किस कहानी में है? तो 10 का अगर हम बात कर लेते हैं सी, आकाशदीप जो कहानी है ना उसमें चंपा द्वीप का वर्णन मिलता है। ठीक है, चंपा द्वीप का वर्णन किस में मिलता है? आकाशदीप कहानी में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कमलेश्वर कहानी का संग्रह, कहानी संग्रह है, जो कहानी संग्रह है ना कमलेश्वर में, तो कौन कौन सी कहानी है? तो राजा निर्वंशिया और कस्बे का आदमी। ठीक है, ये दोनों किस में है? कमलेश्वर की जो कहानी संग्रह है ना उसमें से लिया गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह कथन किसका है? तो अगर 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो इसका सही जवाब है बी, बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय का ये कथन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंधा युग के संबंध में कौन सा विचार सही है? तो 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। ठीक है, दूसरा कह रहा है आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तीसरा कह रहा है कि इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। चौथा कह रहा है कि अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं विचार सही है। ठीक है, तो सबसे पहले अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त करता है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं ना कि 18वें दिन की कथा पर नहीं, 18वें दिन की कथा पे नहीं है। जब महाभारत फाइनल खत्म हो जा रहा है ना उसके बाद जो भी त्रासदी मची रहती है, लोग मरे रहते हैं, हाहाकार मचा रहता है ना, उसका वर्णन है। तो 18वें दिन का नहीं, संपूर्ण खत्म होने की है। ठीक है, और आधुनिक त्रासदी व्यक्त हुआ इसलिए ये भी गलत हो गया। और इसमें क्या कह रहा है, आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सही बात है। कह रहा है कि इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। सही बात है। घटना क्यों हुई, इसके दोषी कौन है, इस तरह इस टाइप्स का कुछ उसमें विचार किया गया है। ठीक है, तो ये 2 और 3 सही जवाब होते हैं। तो 13 का अगर 2 और 3 देखें तो हमारा बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत है? ठीक है, तो गांधीवादी दर्शन जो है ना किस विचार से सहमत है? ऑप्शन ए कह रहा है कि सत्य और अहिंसा, बी कह रहा है मनुष्य की सार्थकता, ठीक है, और सी कह रहा है सदा जीवन और श्रम पर जोर, ठीक है, डी कह रहा है कि साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। देखिए गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है। ठीक है, तो सत्य और अहिंसा तो गांधी जी का मेन हथियार था, ये सबको पता है। उसके बाद से कह रहे हैं मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है। ठीक है, तो ये भी सही है। उसके बाद सदा जीवन और श्रम पे जो तो गांधी जी कहते थे, और ये जो है ना साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता ये नहीं चाहते थे। ठीक है, तो 14 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा?
डी हो जाएगा। ठीक है, 14 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी है। दूसरा, कलयुग में असंगतों की संगति लाभदायक होगी। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे। ठीक है, इसका भी चांस कमी नहीं होगा। कलयुग में लोग लाभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। तो 4 नंबर तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, और जब 4 नंबर सही हो गया उसके बाद से अब एक चीज़ और देखेंगे। तीसरा कह रहा है कि कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म आश्रम का पालन करने वाले होंगे। अरे बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, और ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी होगी। तो ये तो कह रहे हैं वो। ठीक है, तो 15 का अगर देख लेते हैं तो 1 और 4, तो 15 का 1 और 4 किस में दिया है, डी में दिया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। और 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या है ना, इसकी कुछ ट्रिक्स हम आपको लिखा देते हैं। ठीक है, जैसे पहला है क्या, अकुह विसर्जनियानाम कंठ, अकुह विसर्जनियानाम कंठ, इसका मतलब अ आ कवर्ग और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक है, कंठ है। ईचु यसानाम तालु, ईचु यसानाम तालु। ठीक है, ई बड़ी चवर्ग य स। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं। उसके बाद से अगला है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, तो री बड़ी री। ठीक है, उसके बाद से र स। ठीक है, टवर्ग इत्यादि का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। इसका हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, जिसमें सारा लिखा रहेगा, इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी। तो पहले इसके यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, एक और अगला है लिरितु लसानम दंता, लिरितु लसानम दंता, लिरितु लसानम दंता। ठीक है, दंता, इससे क्या होगा, लृ और तवर्ग, तवर्ग का क्या होगा, दंत होगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। तो तवर्ग दिया है क्या, त से तवर्ग। ठीक है, तो दंत दिया है यानी कि B3। ठीक है, उपु पद्मनियानाम ओष्ठों। ठीक है, तो पवर किस में जाता है, ईचु यशानाम तालु। ठीक है, और उसके बाद से क्या जाता है, अकुह विसर्जनियानाम कंठा, तो कवर्ग में गो आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो देखेंगे D1 और C4। ठीक है, तो D1 और C4 किस में है, उसी से हमारा आइडिया लग जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे D1 तो दो गुम है और C4 यानी कि इसमें मिल रहा है, यानी B में मिल रहा है। ठीक है, तो 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 17 नंबर। लक्ष्मण जो है ना, किस कहानी का पात्र है। तो अगर 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 17 नंबर का B हो जाएगा कौशिकी घटवार। कौशिका घटवार जो है ना, उसका प्रमुख पात्र जो है ना वो लक्ष्मण है। जिसमें कि अब अगर इसकी बात कर लेते हैं ना, और क्या बोलते हैं कौशिका घटवार का, तो ये शेखर जोशी का लिखा हुआ है। ठीक है, शेखर जोशी का लिखा हुआ है, शेखर जोशी का लिखा हुआ है। इसमें एक गोसाई नाम के हैं, गोसाई और लक्ष्मण के प्रेम कहानी का वर्णन है। गोसाई और लक्ष्मण जो है ना उसके प्रेम कहानी का वर्णन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए के रूप में लिखित है तथा दूसरा उसके कारण आर के रूप में। ठीक है, तो अभिकथन मतलब उसमें बताएं कि क्या होगा। ठीक है, तो 18 नंबर जो है ना
वो आप देख सकते हैं। कह रहा है कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है, ठीक है, क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। तो देखिए ये तो बात सच है कि कल्पना जो है ना काव्य का अनिवार्य साधन है, क्योंकि अगर कल्पना ही नहीं किया जाएगा तो व्यक्ति किसी काव्य का रचना नहीं कर सकता है। तो जो कल्पना है ना वो काव्य का अनिवार्य साधन है, ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है, क्योंकि कल्पना जो है ना काव्य में साध्य नहीं है, ठीक है। तो ए तो सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। अगर इस तरह से देखें तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है नहीं, ए आर सही है व्याख्या नहीं करता, ये भी नहीं, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो 18 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 18 का हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन 19 नंबर, बादलों को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य है, ठीक है। तो जो बादलों को घिरते देखा है उसका हम देखेंगे। तो कह रहा है कि नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। दूसरा कह रहा है कि नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसृत नहीं है। तीसरा कह रहा है कि इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। चौथा कह रहा है इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन का अनुभूत्यात्मक चित्र है। तो पहला तो क्या है ना, पता ठिकाना मालूम नहीं था बादलों का, वो इधर से इधर आते जाते हैं, उसी को देख करके कालिदास जो है ना आत्मविभोर हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं और वो रचना करने लगते हैं, ठीक है। कह रहा है कि फिर नागार्जुन का बदला कल्पना प्रसृत नहीं है, ये बात सच है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है, नहीं। इसमें किन्नर किन्नरियों की, हाँ ये भी है। तो 2 और 4, 2 4 किस में है, तो डी में इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है। खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो दुनिया का सबसे अनमोल वतन कहानी से लिया गया है, जिसके राइटर कौन है, प्रेमचंद्र है, ठीक है, इससे लिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है, ठीक है। तो शामिल भाषा में शामिल नहीं है, इस पे अगर हम देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन का, तो 21 नंबर क्वेश्चन जो है 21 का सही जवाब जो हो जाएगा डी हो जाएगा, फारसी जो है ना शामिल नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं 22 नंबर, ठीक है। तो 22 नंबर में कह रहा है कि आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन जो है पहला ऑप्शन कह रहा है तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, ये तो उसमें है ही है, उसी पे लिखा गया है आपका बंटी, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, नहीं इसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक संबंध इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, अरे राजनीति की उसमें बात ही नहीं की गई है। उसके बाद से कह रहा है दाम्पत्य संबंध का विघटन, ये भी सही है। तो 1 और 4, और 1 और 4 किस में है, सी में है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, तो ये जो है ना रघुवीर सहाय का है, किनका है, रघुवीर सहाय का लिखा हुआ है, ठीक है। रघुवीर सहाय जो है ना इनका लिखा हुआ है। उसके बाद से कह रहा है आत्मा की आंखें, तो आत्मा की आंखें जो है ना ये दिनकर का लिखा हुआ है, किनका है, दिनकर का लिखा हुआ है, ठीक है। चुका भी नहीं हूँ मैं, ठीक है, चुका भी नहीं हूँ मैं, ये शमशेर बहादुर सिंह का लिखा हुआ है, शमशेर बहादुर सिंह का लिखा हुआ है, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह का लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि कुकुरमुत्ता, तो ये सबको पता है निराला जी की रचना है, ठीक है, ये निराला जी की रचना है। तो इस तरह से आप ऑप्शंस लगा के देखेंगे तो निराला जी किधर है, 2 में है, तो डी का 2, तो डी का 2 मात्र एक ऑप्शन में है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, 23 का ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तमस उपन्यास का पात्र नहीं है, ठीक है। तो तमस जो है ना भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, भीष्म साहनी, ठीक है, भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है तमस। तो अब कह रहा है कि इसमें कौन उसके पात्र नहीं है, नथु चमार तो है ही है, इसका पूरा नाम उसमें नथु चमार है, ठीक है। रिचर्ड्स हैं, ये भी है उसमें, हयात खां भी हैं, हयात बख्श खां, ठीक है, रत्तो नहीं है।
तो उपन्यास पात्र नहीं है, तो ए 24 का सही जवाब ए हो जाएगा। अब अगला 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो अगर 25 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो जरा एक बार सब ऑप्शंस को देख लेते हैं, फिर कुछ आइडिया लगाएंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भावपरक, दूसरा कह रहा है संस्कृत निष्ठ एवं तर्कपूर्ण, तीसरा कह रहा है कि युगा विशेष का आभास देने वाली। ठीक है, और चौथा कह रहा है कि चिंतन प्रधान। ठीक है, तो अगर हम देख लेना तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का सही जवाब हो जाएगा ए। और में क्या कह रहा है, 2 और 3 संस्कृत निष्ठ तर्कपूर्ण, ठीक है, और युग विशेष को आभास देने वाली। ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा जो है ना वो राहुल सांकृत्यानंद का लिखा गया है। किनका? राहुल सांकृत्यानंद जो है ना छपरा के रहने वाले थे। छपरा का जो जेपी यूनिवर्सिटी है तो उन्हीं के नगर के नाम पे इसका रखा गया, राहुल सांकृत्यानंद नगर में है। ठीक है, तो इस तरह से संस्कृत निष्ठ, हाँ, ये इत्यादि शब्दों के तर्कपूर्ण इस्तेमाल करते थे और युग विशेष का आभास देने वाला था। ठीक है, चिंतन प्रधान नहीं है, तो 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो कह रहा है कि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। ठीक है, भारतेंदु युगीन प्रमुख निबंधकार हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन जो है सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अलग ही हम देख लेते हैं पहले कि भारतेंदु युगीन प्रमुख निबंधकार का ही नाम देख लेते हैं। सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम छांट लेंगे कि कौन सा हमारा सही जवाब होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं भारतेंदु युगीन पत्रकारों का, भारतेंदु युगीन पत्रकार नहीं, सॉरी, निबंधकारों का। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं लाइन बाई लाइन करके। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई व्यक्ति आता है ना तो बालकृष्ण भट्ट आते हैं। ठीक है, इन्होंने हिंदी प्रदीप नाम की एक पत्रिका भी जारी की थी, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, उसके बाद से क्या है, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्री निवास दास। ठीक है, उसके बाद से क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं थे। बद्रीनारायण चौधरी, जिनको प्रेमघन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, उसके बाद से कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। उसके बाद से कौन थे, राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी। उसके बाद से मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें क्या कह रहा है कि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। ये हमारा 26 नंबर क्वेश्चन जो है, प्रमुख निबंधकार में काशीनाथ खत्री और क्या है, राधाचरण गोस्वामी। तो राधाचरण गोस्वामी के तो इसमें नाम आया ही है, और एक और जोड़ लीजिए काशीनाथ खत्री। ये बाकी 2 लोग जो है ना, पद्मश्री और श्याम बिहारी मिश्र, ये लोग नहीं थे। ठीक है, तो भारतेंदु के प्रमुख निबंधकार कौन कौन है, 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 किस में है, ए में है, सॉरी सी में है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, और 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि राजशेखर, भट्टनायक, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, साहित्य दर्पण, अभिनव भारती, हृदय दर्पण, काव्य मीमांसा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये तो सबको याद होगा कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, राजशेखर। ठीक है, उसके बाद से अभिनव गुप्त कौन है, अभिनव भारती के हैं। ठीक है, और साहित्य दर्पण के कौन है, विश्वनाथ हैं। ठीक है, और भट्टनायक किसके हैं, हृदय दर्पण के हैं। बस हो गया। अब देख लेंगे हम 2 का D2 और A4। तो D2 और A4 किस में दिया है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो D2 हो गया और A4 हो गया, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब अगला 28 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि बकरी नाटक जो है ना
से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद से कह रहा है इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। इसके गीत जो है ना साधारण कोटि के हैं, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। तो अगर सही जवाब की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ से देख लेंगे, बकरी नाटक जो है ना 1974 में लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1974 में लिखा गया है, ठीक है। इसके राइटर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। और ये नीट के सिलेबस में लगा हुआ है, वहीं से सवाल पूछा गया है, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। उसके बाद से कह रहा है कि इसमें यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एकदम सही है, ये व्यंग्य नाटक ही है। इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। अरे बिखरा हुआ है, उतना ठीक ठाक नहीं है। इसके गीत साधारण कोटि के हैं? नहीं, लगभग गीत नामात्रा में है। उसके बाद इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया। सही बात है, 1 और 4। और 1 और 4 किसमें सही है? डी में। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही है, अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार की आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण निम्नलिखित में किससे लिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? एक लंबी कविता का अंत, इससे ये लिया गया है, ठीक है। बात कर लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन का। मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। ये कह रहा है कि इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है। इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदेय और श्रेय को रेखांकित किया गया है। तीसरा कह रहा है कि स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता है, ठीक है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है और उससे नया सृजन करती रहती है। 2 सही है दोनों, 3 और 4। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता है, ठीक है। मैं निर्भरी दुख की बदली जो है ना महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। महादेवी वर्मा का ये कीर्ति है, ठीक है। उसमें कह रहा है कि स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता है। सही बात है। उसके बाद से स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है, उसी से नया सृजन करती है। 3 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। और तीसरा काम देखेंगे, 3 और 4 जो है ना डी में दिया है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। उस युक्ति के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद जो है ना गोदान उपन्यास के किन 2 पात्रों के बीच का है? तो 31 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो मेहता और मालती। सही बात है, ये मेहता जो है ना मालती से कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन के बाद से 32 नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। 32 नंबर कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंदवरदायी है, ठीक है। तो 32 नंबर जो है ऑप्शंस को देख लेते हैं। कह रहा है केवल कवित्व के रचयिता नहीं, ठीक है। हिंदी के प्रथम महाकवि वो तो है ही है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और महाकवि कौन है? वो चंदवरदायी हैं। उसके बाद तीसरा कह रहा है केवल दूहा और तोमर के रचयिता, तो ये भी नहीं है। हाँ, व्याकरण में पारंगत है, ये तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो 2 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा और 2 और 4 डी में है, तो 32 का डी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? जो मार्क्सवादी चिंतन होते हैं ना उसके पक्ष में कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है आधार और अधिसंरचना, ये तो है। वर्ग संघर्ष तो उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं क्योंकि उनमें वर्ग संघर्ष होता है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि प्रतिनिधि पात्र, उसमें प्रतिनिधि पात्र बहुत कम होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? प्रतिनिधि पात्रों का अभाव रहता है। जो भी मार्क्सवादी चिंतन होते हैं ना, रचनाकार होते हैं, उसमें प्रतिनिधि पात्रों का अभाव होता है। डी कह रहा है यांत्रिक भौतिकवादी भी होता है, ठीक है। तो 33 का हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? तो संस्कृति के 4 अध्याय में ऐसा वर्णन किया गया है कि अकबर से पूर्व जो भी शासक वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, उनका जो डेटाबेस वगैरह रहता था ना वो हिंदी में रहता था। और आपको पता होगा कि फारसी कौन लेके आया था? मुगल वंशों ने लेके आया था। तो अकबर ने फारसी वगैरह लेके आया, ठीक है। इससे पहले क्या था? हिंदी ही चलता था। तो 34 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर कह रहा है मिलान करने के लिए दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेंगे लाला मदन मोहन। तो जो लाला मदन मोहन है ना वो परीक्षा गुरु से रिलेटेड है, ठीक है। राम किशुन बाबू जो है ना वो मैला आंचल से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम बात कर लेते हैं तो जो मंगल है ना गोदान से रिलेटेड है। मंगल किससे है? गोदान से रिलेटेड है। और जुबेर किससे है? झूठा सच से रिलेटेड है, ठीक है। झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल है,
ठीक है, यशपाल है, 1945 में प्रकाशित हुआ था। परीक्षा गुरु के लाला श्रीनिवास दास हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, ठीक है, श्रीनिवास दास हैं। अब हम बात कर लेते हैं गोदान प्रेमचंद्र है, और ये कौन है, रेणु है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। अब हम मिलान करना देखेंगे, ठीक है। तो ए का 4, तो ए का 4 मात्र एक ऑप्शन में है। फिर बी का 1 रामकिशन बाबू महिलांचल, ठीक है। उसके बाद से C2 तो मंगल किसका, गोदान का हो जाएगा। तो 35 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, और 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागमती व्यूह खंड से संबंधित सही तथ्य हैं, ठीक है। तो 36 नंबर क्वेश्चन जो है आप यहाँ से देख लेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले इसमें देख सकते हैं, यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। तो ये तो सही है, ठीक है, कि जो नागमती व्यूह खंड है ना 12 मासा शैली में लिखा गया है। उसके बाद से कह रहा है 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की थी, नहीं। उसके बाद से जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया, ये भी नहीं। उसके बाद से नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है, हाँ ये सही है, उसमें ऐसा स्पष्ट वर्णन मिलता है। तो 1 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, और इसका सी हो जाएगा 36 का। अब हम बात कर लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है। तो जगदम्बा प्रसाद हितैषी, डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये तो आसान सवाल है। अब हम बात कर लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, और 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है। तो कॉलरिज का ग्रंथ इसमें दोनों नहीं है, ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, ठीक है। ए टेबल टॉक जो है ना जॉन स्लीडन की रचना है, किसकी है, जॉन स्लीडन की रचना है, जॉन स्लीडन की रचना है, ठीक है। लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर जो है ना वो W.H. ऑडेन की रचना है, किसकी है, W.H. ऑडेन की रचना है ये, ठीक है। और ये किसकी रचना है, जॉन स्लीडन की रचना है। बाकी ये दोनों किसकी रचना है, कॉलरिज की है, ठीक है। तो ए और सी हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल आ गया है, इसमें जो ए मारे होंगे उनको भी मार्क्स मिला होगा, जो सी मारे होंगे उनका भी मार्क्स मिला होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घनानंद की कविता में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, ठीक है। यानी घनानंद की कविता में वो विशेषता नहीं पाई जाती है, 39 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं, ये कह रहा है भाषा की लाक्षणिकता है, ये तो पाया जाता है। भाषा की व्यंजकता, ये भी पाया जाता है। आप देख सकते हैं और उक्ति वैचित्र्य भी है, संध्या भाषा का प्रयोग नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया, 23 ग्रंथों का उल्लेख किया। 41 कह रहा है कि आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन किनका है। तो अगर 41 नंबर की बात कर लेते हैं तो ये नामवर सिंह का कथन है, ठीक है। नामवर सिंह ने ऐसा कहा है, ठीक है। उसके बाद से 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो जो नाखून क्यों बढ़ते हैं वो कल्पलता से लिया गया है। उसके बाद से 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूर्धन्या में ननकू पांडे किस कला में कुशल थे। तो ढोलक वादन में कुशल थे। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है। अमोढ़ा का उल्लेख है। अगर 45 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 45 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और उसका दूसरा कारण के रूप में है, ठीक है। तो उसमें देखना है कि क्या है। तो फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है, सही बात है, क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है, ये भी सही बात है, ठीक है। क्योंकि मनुष्य के अलावा किसी अन्य जीव जंतुओं के पास इतनी तर्क करने की क्षमता नहीं होती है, तो इसीलिए दोनों कथन सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। तो इसका 45 का ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, और 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम ज्ञात लगाएं। ये तो सबसे आसान सवाल है और ये सबसे हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं ध्रुव स्वामी का तो ये 1933 का है। स्कंदगुप्त की अगर बात कर लेते हैं 1931 का है, ठीक है, 1931 का है। अजातशत्रु 1928 का है, ठीक है। राजश्री 1 मिनट, अगर राजश्री की बात कर लेते हैं तो राजश्री कब का है, 1915 का है, ठीक है।
तो इस तरह से सबसे पहले क्या आएगा, राजश्री आएगा 3 नंबर, और इस तरह से हमारा डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 47 नंबर, और 47 नंबर कह रहा है कि शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबंधित है। तो 47 नंबर का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। पढ़िएगा तो उसमें समझ में आएगा। शिव शंभू के चिट्ठी जो है ना लॉर्ड कर्जन को लिखा गया है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है। तो जो अंधा युग है ना उसमें जो युयुत्सु करके एक पात्र है उसकी प्रमुख चिंता क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अन्याय का प्रतिकार, ठीक है, अन्याय का प्रतिकार, तो ये बिल्कुल नहीं है। पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, ये भी नहीं है। उसके बाद से मानव भविष्य की रक्षा, हाँ ये उनकी समस्या है, ठीक है। सांप मुक्ति, ये भी नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत दुर्दशा के बारे में कौन सा विचार सही है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है, ठीक है। तो इसका सही जवाब ये भी नहीं है, उसके साथ नहीं हुआ है, ठीक है। यह हिंदी की पहली राजनीतिक घटना है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यह विचार प्रधान नाटक है, ये भी सही है। इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई नहीं, ऐसा कुछ उसमें पढ़ने नहीं मिलता है। उसमें तो भारत के दुर्दशा की बात की गई है, ठीक है। तो 2 और 3 इसके सही जवाब हैं, और ये में मिलता है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरे यावर रहेगा याद में सम्मिलित है, ठीक है। तो 50 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी 1 और 4, माजुली और बहता निर्मला पानी, ठीक है। धरती का धनी और 20वीं सदी का बाणभट्ट, ठीक है, ये दोनों उसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी माधुली और बहता पानी सम्मिलित है। तो 50 का हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। अगले 50 सवाल अगले वीडियो में लाएंगे, मिलेंगे उस वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।